Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. समुद्री यात्राएं, समुद्र के माध्यम से यातायात करना, व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल काम था, कितना जटिल काम था और कितना लंबा समय लगने वाला काम था। कितने लोगों को दुस्साहसिक काम करना पड़ता था, कितना उन्हें रिस्क लेना पड़ता था। महत्वपूर्ण बात कि एक चीज़ का हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग हैं। अगर हम लोग इन लोगों से उम्मीद करें कि ये लोग इन लोगों का नज़रिया आगे भविष्य में कैसा होगा, या यूँ कहें कि अपने आप को इन लोगों के काल में रख के अगर हम लोग देखते हैं, आप रख के देखिए तो आप महसूस करेंगे आप 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के बारे में क्या राय रखेंगे। उस समय ना ही अत्याधुनिक यातायात के साधन थे, 18वीं शताब्दी के समय ना ही अत्याधुनिक संचार के साधन थे, ना ही इस प्रकार के अत्याधुनिक इमारतें, बिल्डिंग और परिवेश था। अगर इन लोगों को कल्पना किया जाए कि इन अचानक से इन 17वीं 18वीं शताब्दी के आस पास के लोगों को अगर अचानक से अगर आधुनिक समय में ले आया जाए, अगर आधुनिक मेट्रो में अगर बिठा दिया जाए, तो वे लोग इस आधुनिक आविष्कार को देखकर, आधुनिक मेट्रो प्रणाली को देखकर, आधुनिक लोगों को, आधुनिक पहनावे ओढ़ावों को देखकर बिल्कुल ही अवाक हो जाएंगे। इतिहास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इतिहास के कालखंडों को डिवीज़न में, कालखंडों में बांट दिया गया है। कालखंडों में बांटने से इतिहास को पढ़ने में सुविधा होती है और इतिहास में जो परिवर्तन हुए हैं, मसलन जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उन सारे परिवर्तनों को समझने में सुविधा और सहूलियत होती है। सामान्यतः इतिहास को प्री हिस्ट्री, जिसे प्राग इतिहास कहते हैं, उसमें बांटा गया है और इतिहास हिस्ट्री में बांटा गया है। प्री हिस्ट्री को भी दो भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल और न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल में बांटा गया है। उसके बाद इतिहास को समानतः एंसेंट एज, प्राचीन काल में, मेडिवल एज, मध्यकालीन काल और मॉडर्न एज, आधुनिक काल में बांटा गया है। और अभी का जो समय है, कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री, वर्तमान इतिहास चल रहा है। वर्तमान समय के जो बीते घटनाओं को जो है कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री, वर्तमान इतिहास के विषय वस्तु का चीज़ है। जेम्स मिल एक महत्वपूर्ण अंग्रेज के बड़े अधिकारी थे जो भारत आए थे। जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय लोगों को सब केवल ब्रिटिश लोग ही बना सकते हैं, अंग्रेज़ ही बना सकते हैं। तो क्या यह सही है? एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है विद्यार्थियों को, क्या यह सच है? तो ऐसा नहीं है। ये उन लोगों का अपना एक मत था, विचार था। इस तरह बातें कहने के पीछे इनका क्या तर्क था? इस तरह की बातों को कहने के पीछे इन लोगों का अपना औपनिवेशिक हित था, ताकि ये अपना समर्थन भारतीय लोगों से लेते रहे, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते रहे। जेम्स मिल का मानना था कि भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास को हम लोग धर्म के आधार पर बांटना चाहिए। जैसे हिंदू इतिहास, हिंदू काल, मुस्लिम इतिहास, ये इनका मत था। इस प्रकार से भारत के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। क्या इस प्रकार का विचार सही था? नहीं, इस प्रकार का विचार नहीं सही था। ये सारे जो बातें बोला जा रहा था, ये एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था और ये साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्टिक अप्रोच और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के ये लोग लेखक थे और साम्राज्यवादी विचार के पोषक थे। इन सब का एक ही उद्देश्य था, उपनिवेशवाद को समर्थन करना और उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि उपनिवेशवाद के माध्यम से इन लोगों का अपना स्वार्थ, अपना आर्थिक और राजनीतिक हित पूरा होने वाला था। आप देख सकते हैं, एक उपनिवेशवाद का प्रतीक है। उपनिवेशवाद क्या था? प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है? इतिहास में विद्यार्थियों को जानना चाहिए। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, ये विश्व का नक्शा देख सकते हैं और किस तरह से कुछ
विचित्र विचित्र का प्राणी ये दानव हैं, और ये एक बड़े सा सांप सर्पनेक, किस प्रकार एक बड़े सांप जो पूरे पृथ्वी को लपेटे हुए है। ये सांप कुछ नहीं है, एक ये सांप है उपनिवेशी शक्तियों का प्रतीक है, ये पश्चिमी देशों का प्रतीक है। जिस तरह से एक बड़ा सांप पूरे पृथ्वी को जकड़े हुए है, लपेटे हुए है कुंडली मार के, उसी प्रकार उपनिवेशवाद ने पूरे इस प्रकार से एशिया को, भारत को भी अपने ताकत के भय से जकड़ा हुआ था और इसका शोषण कर रहा था। तो ये इस प्रकार का चीज़ उपनिवेशवाद को दर्शाता है। तो इसी प्रकार से उपनिवेशवाद एक बहुत ही खतरनाक और एक घिनौनी और अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए चीज़ था, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने, पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ को पूरा किया। भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूँ कहें कि बहुत सारे अफ्रीका देश में, एशिया में और ईस्ट मिडिल ईस्ट इस तरह के कंट्रियों में, देशों में, ये सारे पश्चिमी देशों ने अपना स्वार्थ उपनिवेशवाद के माध्यम से अपना पूरा किया और लोगों का एक शोषण किया। जिस तरह से खतरनाक सांप दूसरे का शोषण करते हैं, तो उपनिवेशवाद कुछ नहीं, एक जहरीला सांप की तरह है, एक ढोंगी पाखंडी सांप की तरह है, जो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं या जो भी बोलते हैं केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं। तो यही एक उपनिवेशवाद का प्रतीक है। इसमें भी दिखाया गया है उपनिवेशवाद का प्रतीक, एक चित्र, किस प्रकार से केक को एक छुरा के माध्यम से काट के आपस में ये लोग किस प्रकार से बांट रहे हैं। ये केक कुछ नहीं, ये अलग अलग देशों का प्रतीक है, सीधे साधे भोले वाले देशों का प्रतीक है। ये लोग आपस में किस तरह ताकत के बल पे सबको काट काट कर देशों का टुकड़ा कर करके आपस में ये लोग बांट रहे हैं, किस तरह शोषण कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ इसको दिखाया जा रहा है। ये सब उपनिवेशवाद का, कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है। डार्क एज के बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि, या अंग्रेज़ लोग भी कहते हैं कि अंग्रेज़ भारत आए, उन्होंने ही भारत को आगे बढ़ाया, ज्ञान का प्रसार किया। यहाँ के लोग अंधविश्वासी थे, यहाँ किसी भी चीज़ का विकास नहीं था, कला का, संस्कृति का, शिक्षा का, सामाजिक विकास नहीं था, बिल्कुल समाज चौपट था, सारा अस्त व्यस्त था, लोग अशिक्षित थे, गवार थे, जाहिल थे, मतलब बिल्कुल यहाँ पर अंधकार युग था, डार्क एज था। ये अंग्रेज़ लोग कहते थे। अंग्रेज़ के विचारधारा को प्राथमिकता देने वाले, बढ़ावा देने वाले लेखक, इतिहासकार लोग ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लेखक, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच के लेखक कहते थे। तो क्या इस तरह का दृष्टिकोण सही है कि अंग्रेज़ आने से पहले भारत एक डार्क एज था, अंधकार एज था, और अंग्रेज़ आकर ही भारत को सब बनाए, शिक्षित बनाए और यहाँ पर आर्थिक विकास किए, पुलों का निर्माण किए, रोडों का निर्माण किए, आधुनिक संचार का निर्माण किए। तो बिल्कुल ही यह धारणा गलत है। ऐसा बात नहीं कि भारत अंधकार एज में था, ऐसा बात नहीं। भारत इसके भी पहले, भारत में बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर स्थिति में थी, तो इसलिए हमें अंधकार एज नहीं कह सकते हैं। इंपीरियलिस्टिक अप्रोच जो हम लोग देखें, उन्होंने कहा था कि भारत को हिंदू काल में और मुस्लिम काल में बांट कर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो क्या यह सही बात है? नहीं। हिंदू काल और मुस्लिम काल कहने का क्या मतलब है? हिंदू काल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी शासन हुए हैं, जो भी राज व्यवस्थाएँ हुई हैं, सब हिंदुओं ने ही किया है, हिंदुओं के लिए ही किया गया है। मतलब हिंदुओं का ही राज चलता था और हिंदुओं के हित में ही सारा काम होता था। क्या यह सही है? नहीं। मुस्लिम काल में मुस्लिम ही राज करते थे, मुस्लिम के लिए ही सारा काम होता था, मुस्लिम के सुविधा के लिए ही सारा काम होता था, मतलब मुस्लिम ही तानाशाही था। क्या यह सही था? नहीं। इस तरह का भ्रमपूर्ण विचार अंग्रेजों के माध्यम से यहाँ भारत में फैलाया जा रहा था, ताकि यहाँ के स्वाभिमान को तोड़ा जा सके, यहाँ के ऐतिहासिक विरासत को कमज़ोर किया जा सके, लोगों में हीन भावना को विकसित किया जा सके और भेदभावपूर्ण भावना को विकसित किया जा सके। तो इस प्रकार का भावना अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर फैलाया जा रहा था। तो यह बिल्कुल सही बात नहीं है। भारत को हिंदू काल, मुस्लिम काल में बांटना या कहना या देखना, अध्ययन करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये अलग वाली बात है कि कुछ सालों में हिंदुओं ने शासन किया, मुसलमानों ने शासन किया, लेकिन जिस काल में हिंदुओं का शासन था या मुसलमानों का शासन था, उस काल में भी बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग भी थे, अन्य धर्मों के शासक भी थे, अन्य धर्मों के मानने वाले अनुयायी, और उनको भी उतना ही सम्मान और पैसे दिया गया था। तो हिंदू और मुस्लिम काल में भारत के इतिहास को बांटकर देखना
यह सही दृष्टिकोण नहीं है, यह सही अप्रोच नहीं है। सनातन धर्म हम लोग देखते हैं कि भारत में चाहे हिंदू काल रहा हो या मुस्लिम काल रहा हो, उसमें भी अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग धर्म फला फूला। सनातन धर्म भी यहाँ पर उस समय थे, मुस्लिम धर्म भी यहाँ पर थे, बौद्ध धर्म भी यहाँ पर फल फूल रहे थे। जब हिंदू धर्म था, हिंदू काल था, हिंदू राजाओं का शासन भारत में था, मुसलमानों का शासन था, वहाँ पर भी कुछ हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी थे। उनको भी पूर्ण रूप से दबाया नहीं गया, कुचला नहीं गया, उनको भी महत्व दिया गया। तो ये सब हम लोग देखते हैं। इतिहास के बारे में हम लोग जाने कि एंशिएंट मिडिवल के रूप में हम लोगों ने बांट के देखा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। महत्वपूर्ण बात, जो पश्चिमी विचारक हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस प्रकार के जो देश हैं, आज जो आधुनिक देश हैं या 21वीं शताब्दी के जो लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि आधुनिक काल को जोड़ के देखते हैं, आधुनिक काल को आविष्कार से जोड़ के देखते हैं, आधुनिक काल को शिक्षा से जोड़ के देखते हैं, आधुनिक काल को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ सकते हैं, आधुनिक काल को कला, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल या वैज्ञानिक आविष्कार से जोड़ते हैं। और ये आधुनिक काल वैसा काल है जहाँ लोगों की गरिमा को प्राथमिकता दिया जाता है, लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है। लोग किसी भी प्रकार का वेशभूषा, ड्रेस पहन सकते हैं, किसी भी प्रकार का स्टाइल दे सकते हैं, ये लोगों का अपना अधिकार है और इस प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार आधुनिक काल के लोगों को दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार के जो विचार 21वीं शताब्दी में दिए गए, विशेष करके जो पश्चिमी देशों के द्वारा दिए गए हैं, जो पश्चिमी देशों के द्वारा ये जीवन पद्धतियों को अपनाया गया है, तो इन विचारों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। ये सारा चीज़ आधुनिक काल का प्रतीक है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन, विचारों की अभिव्यक्ति को आधुनिक काल से 21st सेंचुरी से जोड़ के देखा गया, जहां मानवाधिकार की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, जीवन का अधिकार की बात हो रही है, लोगों के सम्मान और गरिमा की बात कर रही है, जहां लोग अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से अपना कपड़ा, वेश भूषा धारण कर सकते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति रोक टोक नहीं कर सकता है, अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। तो ये खुला सोच और आधुनिक सोच है और ऐसा सोच होना भी चाहिए। हमें दकियानुसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरों का भी सम्मान देना चाहिए, हमें दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए, ना कि हमें नकारात्मक विचार, नेगेटिव अप्रोच या घटिया विचार रखना चाहिए या किसी का आलोचना करना चाहिए। अगर हम गलत समझते हैं तो जरूरी है कि हम अपने विचारों में परिवर्तन करें, अपने देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन करें, या यूँ कहें कि अपने आँखों को साफ करें और अपने आँखों का नजरिया को धोएं और उसको क्लीन करें, ताकि हमें अच्छी चीज़ को दिखाई दे। उसके बाद कॉलोनियल पीरियड, आधुनिक काल में ही औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक पीरियड आता है। विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि औपनिवेशिक पीरियड क्या है। पूछा जाता है कि कॉलोनियल पीरियड क्या है, औपनिवेशिक पीरियड क्या है। औपनिवेशिक पीरियड आधुनिक काल के समय लगभग 1607 से 1750 के आसपास, यूँ कहें कि 19वीं या 20वीं शताब्दी तक के भी काल, जब तक किसी भी पश्चिमी देशों का उपनिवेश रहा, तब तक उपनिवेशिक काल को हम लोग जानते हैं। उपनिवेशिक काल को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय में बांट सकते हैं, लेकिन औपनिवेशिक काल हम लोग वहीं से कहते हैं जहाँ से जो पूर्वी देशों का खोज हुआ और अंततः जाके पूर्वी देश मुक्त हुए, उस काल को कहते हैं औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक पीरियड, कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिकता क्या होती है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। औपनिवेशिकता, कॉलोनियल पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब किसी दूसरे देश के द्वारा, जब कोई ऐसे देश में, दूसरे देश में, कमज़ोर देश में या भोले भाले देश में वो आते हैं, किसी बहाना के माध्यम से आते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए आते हैं, या कोई याचना या किसी भी करार के माध्यम से बिजनेस या व्यापार कोई काम करने का
आज्ञा या स्वीकृति लेते हैं और धीरे धीरे उस देश पर अपना शिकंजा कसते जाते हैं और उस देश के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करते जाते हैं। भौतिक संसाधन या जिस प्रकार के साधन है उस प्रकार के संसाधनों को कब्जा करते जाते हैं, वहाँ के राजनीति पर, उसके लोगों पर अधिकार करते जाते हैं और अंततः अपना वहाँ पर राज स्थापित कर लेते हैं। हमने देखा अंग्रेज भी भारत आए थे एक उपनिवेशक बनकर और यहाँ पर व्यापार किए, भारत से व्यापार किए, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, इस प्रकार के जो है चीज़ों का यहाँ से व्यापार किए, भारी मुनाफा कमाए। पहले उनका उद्देश्य था व्यापार करना और धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने यहाँ के राजनीति में, व्यापार में अधिकार करते गया। फूट डालो और राज करो, फूट डालते गया, राज करते गया, रजवाड़ों का धीरे धीरे अधिकार करते गया, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करते गया, यहाँ के रियासतों पर कब्जा करते गया, यहाँ के राजाओं को अपने अधीन किया और अंततः फिर भारत को अपना गुलाम बनाया और भारत को किस प्रकार से शोषण किया, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में आगे चैप्टर में जानेंगे। ये प्रतीक राजे रजवाड़ों का प्रतीक है। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय राजे रजवाड़ों को धीरे धीरे अपना गुलाम बनाया और अपने नियंत्रण में छल बल साम दाम दंड भेद से लिया। Thank you very much watching this video. Must subscribe this channel and please share channel's link to other students so that they can get benefit from us. इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. जय हिंद।